का स्मरण करते हुए अपनी बात मैं शुरू करूंगा। अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका विषय पर आयोजित इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होना महत्वपूर्ण बात है। हमें आप सभी अनुभवी विद्वत समाज से अपने विचार साझा करने और आपके विचार को जानने का अवसर मिला। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष का विशेष तौर से आभार, जिनकी पहल पर उड़ीसा की सुंदर राजधानी भुवनेश्वर में यह सम्मेलन हो रहा है, और उड़ीसा सरकार और माननीय अध्यक्ष विधानसभा उड़ीसा का विशेष तौर से धन्यवाद इतने सुंदर आवभगत और आयोजन के लिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सौजन्य से ही हाल में लंबे समय बाद लोकसभा एस्टीमेट कमेटी की पहल पर मुंबई में ऐसा ही आयोजन हुआ। व्यापक आयोजन, ऐसे आयोजनों का लोकतांत्रिक संस्थाओं को और उसकी जड़ को सुदृढ़ करने में अमूल्य योगदान है। यह सम्मेलन वस्तुतः हमारे संविधान की प्रस्तावना की आत्मा के संरक्षकों का सम्मेलन, संगम है। आप यहां केवल अपने अपने विधान मंडलों के प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं, बल्कि उन असंख्य नागरिकों के स्वर को मुखरित कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, जो सदियों से हाशिए पर जीवन जीते रहे, जिन्हें हमारे लोकतंत्र से समानता और समावेशी समाज की अपेक्षा है। अपनी बात शुरू करने से पहले पुनः इस पुरातन देश के समाज सुधारकों की लंबी परंपरा और अनुसूचित जातियों जनजातीय समाज के हक के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों की पुण्य स्मृति को मैं सादर नमन करता हूं। उड़ीसा में समाज सुधारकों की लंबी फहरिस्त है। मधुसूदन दास, गोपाल बंधु दास, रमा देवी चौधरी, सरला देवी, मालती चौधरी जी से लेकर तुलसी मुंडा वगैरह, और पहले जाएं तो अच्युतानंद दास और चैतन्य महाप्रभु की यह धरती। हमारे सदियों पुराने इतिहास में समय समय पर इलाके इलाके में समाज में जमी रूढ़िवादिता की काई को जिन्होंने साफ किया, हमारे सामाजिक चिंतन को स्वस्थ किया, समाज में समरसता और समावेशिता को बढ़ावा दिया, उन्हें हम आज स्मरण करें। बिरसा भगवान और सिद्धो कान्हो का प्रदेश झारखंड मेरी कर्मभूमि रही है। आज उड़ीसा की भूमि पर आकर 1939 के अमको सिमको नरसंहार, जिसे उड़ीसा का जालियांवाला बाग कहा जाता है, में मारे गए यहाँ के जनजातीय आंदोलनकारियों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। उड़ीसा राज्य का हमारे देश में विशेष स्थान है। इस प्रदेश ने देश को यह गौरव प्रदान किया कि यहाँ के जनजातीय समाज से हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी, जो अपनी शालीनता के लिए जानी जाती हैं, जिनका सौम्य जीवन जनजातीय समुदाय की सादगी और संघर्ष का प्रतीक है, और हमारे मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आते हैं। उड़ीसा इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का क्षेत्र है। यह भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र है। यह गौरांग महाप्रभु चैतन्य की भक्त स्थली है। यह धम्म का भी क्षेत्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के अप्रतिम स्थापत्य का प्रतीक है। आज उड़ीसा सामाजिक आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पिछले कई वर्षों से यह प्रदेश, इसकी विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से भी आगे रही है। कौशल विकास में प्रदेश की उपलब्धियां अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हैं। विगत कुछ दशकों में देश के प्रख्यात उच्च शिक्षा और शोध संस्थान उड़ीसा में स्थापित हुए। देश पूर्व में स्थित राज्यों के विकास को लेकर चिंतित रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी खास तौर से इसका उल्लेख करते रहे, कैसे ये प्रदेश आगे बढ़े तो देश पूरी तरह से आगे बढ़ने में उसको योगदान मिलेगा। उड़ीसा में हुए विकास के अनुभवों ने साबित किया है कि सही नेतृत्व और राज्य के नागरिकों के पुरुषार्थ से उड़ीसा पूर्वी राज्यों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो बड़ी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। का स्मरण करते हुए अपनी बात मैं शुरू करूंगा। अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका विषय पर आयोजित इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होना महत्वपूर्ण बात है। हमें आप सभी अनुभवी विद्वत समाज से अपने विचार साझा करने और आपके विचार को जानने का अवसर मिला। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष का विशेष तौर से आभार, जिनकी पहल पर उड़ीसा की सुंदर राजधानी भुवनेश्वर में यह सम्मेलन हो रहा है, और उड़ीसा सरकार और माननीय अध्यक्ष विधानसभा उड़ीसा का विशेष तौर से धन्यवाद इतने सुंदर आवभगत और आयोजन के लिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सौजन्य से ही हाल में लंबे समय बाद लोकसभा एस्टीमेट कमेटी की पहल पर मुंबई में ऐसा ही आयोजन हुआ। व्यापक आयोजन,
ऐसे आयोजनों का लोकतांत्रिक संस्थाओं को और उसकी जड़ को सुदृढ़ करने में अमूल्य योगदान है। यह सम्मेलन वस्तुतः हमारे संविधान की प्रस्तावना की आत्मा के संरक्षकों का सम्मेलन है, संगम है। आप यहां केवल अपने अपने विधान मंडलों के प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं, बल्कि उन असंख्य नागरिकों के स्वर को मुखरित कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, जो सदियों से हाशिए पर जीवन जीते रहे, जिन्हें हमारे लोकतंत्र से समानता और समावेशी समाज की अपेक्षा है। अपनी बात शुरू करने से पहले पुनः इस पुरातन देश के समाज सुधारकों की लंबी परंपरा और अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के हक के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों की पुण्य स्मृति को मैं सादर नमन करता हूं। उड़ीसा में समाज सुधारकों की लंबी फहरिस्त है। मधुसूदन दास, गोपाल बंधु दास, रमा देवी चौधरी, सरला देवी, मालती चौधरी जी से लेकर तुलसी मुंडा वगैरह, और पहले जाएं तो अच्युतानंद दास और चैतन्य महाप्रभु की यह धरती। हमारे सदियों पुराने इतिहास में समय समय पर इलाके इलाके में समाज में जमी रूढ़िवादिता की काई को जिन्होंने साफ किया, हमारे सामाजिक चिंतन को स्वस्थ किया, समाज में समरसता और समावेशिता को बढ़ावा दिया, उन्हें हम आज स्मरण करें। बिरसा भगवान और सिद्धो कान्हो का प्रदेश झारखंड मेरी कर्मभूमि रही है। आज उड़ीसा की भूमि पर आकर 1939 के अमको सिमको नरसंहार, जिसे उड़ीसा का जालियांवाला बाग कहा जाता है, में मारे गए यहाँ के जनजातीय आंदोलनकारियों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। उड़ीसा राज्य का हमारे देश में विशेष स्थान है। इस प्रदेश ने देश को यह गौरव प्रदान किया कि यहाँ के जनजातीय समाज से हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी, जो अपनी शालीनता के लिए जानी जाती हैं, जिनका सौम्य जीवन जनजातीय समुदाय की सादगी और संघर्ष का प्रतीक है, और हमारे मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आते हैं। उड़ीसा इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का क्षेत्र है। यह भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र है। यह गौरांग महाप्रभु चैतन्य की भक्त स्थली है। यह धम्म का भी क्षेत्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के अप्रतिम स्थापत्य का प्रतीक है। आज उड़ीसा सामाजिक आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पिछले कई वर्षों से यह प्रदेश, इसकी विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से भी आगे रही है। कौशल विकास में प्रदेश की उपलब्धियां अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हैं। विगत कुछ दशकों में देश के प्रख्यात उच्च शिक्षा और शोध संस्थान उड़ीसा में स्थापित हुए। देश पूर्व में स्थित राज्यों के विकास को लेकर चिंतित रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी खास तौर से इसका उल्लेख करते रहे, कैसे ये प्रदेश आगे बढ़े तो देश पूरी तरह से आगे बढ़ने में उसको योगदान मिलेगा। उड़ीसा में हुए विकास के अनुभवों ने साबित किया है कि सही नेतृत्व और राज्य के नागरिकों के पुरुषार्थ से उड़ीसा पूर्वी राज्यों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो बड़ी तेजी से अब आगे बढ़ रहा रहती है। 1968 से देश में संसदीय प्रणाली के तहत इसको संसद की अलावा, संसद की निर्दिष्ट कार्य समय के अलावा बारीकी से सभी विषयों को, वास्तव में ये सारी बारीकियों से इस विषय को समीक्षा करना इस समितियों की काम है। लोकसभा में, केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे ऐसे विषयों की सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अनुभव करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की प्रजातंत्र को देश की नीचे स्तर तक ले जाना, विभिन्न राज्यों तक ले जाना, राज्यों के अनुभव को समझना। हमारी सरकार भी अभी मिलेट मिशन में श्री अन्न योजना के तहत मिलेट की खेती के ऊपर जोर दे रही है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे आदिवासी भाई और बहनें को ही मिलता है। सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, क्योंकि साक्षरता की दर इन्हीं वर्गों से बहुत कम है। इसलिए शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ओडिशा में 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं और इनमें करीब 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कमेटी के सिफारिश से प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत ज़्यादा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने इसी साल 15 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं।
हमारी सरकार आदिवासी बच्चों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए शहीद माधव सिंह हाथखर्च योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में क्लास 9 और क्लास 11 में बच्चों को 5,000 रुपया पढ़ने के जरूरी सामान खरीद करने के लिए दिया जा रहा है। इस योजना में 3 लाख बच्चों के लिए हर साल 156 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जनजातीय वर्गों में ड्रॉप आउट दर बहुत आजकल कम होने जा रहा है।